हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि एनटीपीसी का हम जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम करा रहे हैं, जो लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रश्न में जो है प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है क्लास नंबर 11 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक के प्रश्नों को करा दिया है, और यह जो है उस क्लास का सेकेंड पार्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक इस क्लास में कराएंगे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, यानी कि 11 का पार्ट नहीं देखा है, वो लोग जाकर क्लास नंबर 11 का पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद इस क्लास को भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का जो है एक हार्डवेयर घटक नहीं है। तो प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो आप लोग ध्यान रखा करिए कि प्रश्न में नहीं पूछा है। तो कौन सा जो है एक हार्डवेयर घटक नहीं है, तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर ये भी हार्डवेयर है, लेकिन जो मेमोरी है या हार्डवेयर मेमोरी जो है हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर हम किन्हें कहते हैं? हार्डवेयर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें भौतिक भाग, जिन्हें हम देख सकें या फिर छू सकें, उन वस्तुओं को हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जो वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जबकि जो मेमोरी होती है, मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उन्हें हम देख नहीं सकते, इसलिए उन्हें हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब मदरबोर्ड में आते हैं। नहीं, ये कीबोर्ड माउस ये सब सभी कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, मॉनिटर प्रिंटर इन सभी को हम छू सकते हैं। छूते हैं, तो इसलिए यह जो है मदरबोर्ड, यह जो है हार्डवेयर में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के जो है शिखर पर स्थित है और मुंबई को जो है पुणे से जोड़ता भी है। तो वह कौन सा दर्रा है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो वह है भोर घाट का दर्रा। इसमें भारे घाट लिखा है, भारे घाट नहीं, भोर घाट का दर्रा होगा। भोर घाट का दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसी प्रकार से जो तमैनी घाट का दर्रा है, वह पुणे को जो है तमनी तालिका को, पुणे के मुलसी को तमनी तालिका से जो है जोड़ता है। इसी प्रकार से असीरगढ़ का किला का जो दर्रा है, वह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। इस प्रकार से अम्बा घाट का जो दर्रा है, वह रत्नागिरी जिले को जो है कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। तो यह जो है पॉइंट बहुत ही चारों इम्पॉर्टेंट है, इन लोगों को आप याद कर लीजिए, इनमें से कोई एक न एक जरूर पूछेगा पेपर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53, जैसा कि मैथ और जो रीजनिंग के सवाल है, वो लोग आप लोग वीडियो को रोककर खुद सॉल्व किया करिए। इससे आप लोगों को जो है पता चलेगा कि आप कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, आप लोगों को अलग मेथड भी पता चलेगा। और वैसे भी अगर प्रश्न को नहीं लग रहा है तो उसका सलूशन हम दिखा दे रहे हैं और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसका सलूशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, व्यंजक कौशिक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा को जो है मान पूछा है, यानी इन सभी को जो है एक्सपेंड करना है, मतलब खोलना है। तो आइए दिखाते हैं। तो प्रश्न में जो है कौशिक 75 प्लस थीटा, तो 75 प्लस थीटा को लिख दिया गया है 90 माइनस थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस से 15 तो 75 हो ही जाएगा, तो इसको लिख दिया गया कौशिक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से 15 माइनस थीटा को 15 माइनस थीटा ही रहने देंगे, लेकिन 15 प्लस थीटा को 90 माइनस थीटा लिख दिया गया है, और काट को काट ही रहने दिया गया है।
तो इसको जब यहाँ से जब कॉसेक 90 माइनस थीटा को छोड़ेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी कि सेक 15 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से सेक 15 माइनस थीटा ही है, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार से टेन 90 प्लस थीटा को टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉट 35 माइनस थीटा हो रहेगा ही। और ऊपर से कॉट, यहाँ से माइनस कॉट माइनस 35 है, तो यहाँ से माइनस कॉट माइनस 35 बचा है, तो ये भी कट जाएगा, टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा। तो यह सवाल जो है बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए ए को जो है भरने में 80 मिनट लग रहा है, बी को जो है भरने में 40 मिनट लग रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा 80 हो जाएगा, तो 40 दूना 80, 2 यूनिट यह भर रहा है, दो यूनिट के रफ्तार से 80 या 1 यूनिट की रफ्तार से भर रहा है। तो दोनों जब साथ भरेंगे तो 3 यूनिट की रफ्तार से भरेंगे, तो 3 यूनिट जब इसका समय निकालेंगे तो यह 80/3 हो जाएगा। तो 80/3 कहाँ पर है, अस्सी बटे तीन का मतलब होगा 26 सही 2/3 मिनट। 3 छक 18, अच्छा 3 छक 18, 3 दूनी 6 7 प्लस 2 80, सही है 26 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचन संसद कब अस्तित्व में आई थी। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली निर्वाचित संसद जो है वह सन 1952 में आई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में आई थी, 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, यदि 3x/2y बराबर 48/72 है तो x/y का जो है न्यूनतम मान पूछा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मान पूछा है, तो x/y निकालेंगे यहाँ से। तो सीधा है कि प्रश्न में यह दिया है 3x/2y बराबर 48/72, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 6 18, 16 यहाँ पर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यह 2 3 6, 2 6 12, 16/36 आ जाएगा, 16/36 आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16, 4 9 36, यानी कि 4/9 आ जाएगा। सीधा आंसर, कुछ नहीं बस काटना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जो है पोषण क्रिया अपनाते हैं। तो जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं उनको कहा जाता है स्वपोषी। तो इसका जो सही आंसर होगा स्वपोषी पोषण। और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको कहा जाता है परजीवी। और जो मरे हुए पदार्थों को खाते हैं उनको मृतपोषी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पूछा है कि जो स्वयं बनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्वपोषी पोषण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह जो है किसके द्वारा लिखी गई है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है यह लिखी गई है इस पुस्तक के लेखक जो है वह है युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि प्लेइंग इट माई वे यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं सचिन तेंदुलकर।
और प्लेइंग टू विन मेरा रैकेट, प्लेइंग टू विन मेरा रैकेट पुस्तक, मेरा रैकेट मेरी दुनिया, यह पुस्तक लिखी गई है साइना नेहवाल के द्वारा। इस प्रकार से कपिल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक जो है कपिल देव हैं। तो ये अभी चारों इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लिया। पुस्तक से जो है हमेशा हर साल एक प्रश्न पूछता है। तो हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस कर एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसमें जो है सभी स्टैटिक जीके के जो है प्रश्नों को करवा रहे हैं, जैसे कि पुस्तक से संबंधित प्रश्न हो गया, खेल से हो गया, नृत्य से हो गया, विश्व में प्रथम कौन था, इन मतलब जो भी स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछे गए हैं महत्वपूर्ण रेलवे में, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए, उन सभी करा रहे हैं। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप सेव कर लीजिएगा और उस क्लास को भी आप रेगुलर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो सभी प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो वह क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप लोग डेली करते हैं तो आप लोगों का जीके और जीएस का पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का जो है अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता पर जो है बैल को जो है देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो चित्र था वह बैल का है, इसका सही आंसर बैल होगा। अगला प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, तो यदि tan A का मान √3 है तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताइए। तो sin A cos C प्लस cos A sin C, यह सीधा sin A प्लस B का फार्मूला है। तो यह बहुत ही सिंपल है, इसको हम दिखाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। इसमें जो है सीधा त्रिभुज ABC में जो है कोण B का मान 90 अंश दिया है और tan A का मान √3 दिया है। तो जब tan A का मान √3 है तो √3 किसका मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है। तो सीधा A की वैल्यू 60 अंश आ जाएगी। और जब A की वैल्यू 60 है, B की वैल्यू 90 है, तो C की वैल्यू भी 30 हो जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीनों को योग 180 होता है। तो जब B वाला 90 हो गया है, A वाला 60 हो गया है, तो यह सीधा 30 हो जाएगी। तो यह 90 है, यह 60 है, यह 30 है। तो इसमें 90 के सामने की वैल्यू 2 दिया है और BC की वैल्यू यानी कि जो कर्ण है वो √3 दिया है और यह 1 दिया है समकोण त्रिभुज से। तो यहाँ से इसका जो मान होता है, यह sin A प्लस C का जो है फार्मूला है, sin A प्लस cos B प्लस cos A इंटू साइन B, sin A प्लस B का फार्मूला। तो यहाँ से B की जगह C है तो sin A प्लस C का हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे sin 30 प्लस 60 प्लस A की वैल्यू 60 है, C की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से sin 90 आ जाएगा। तो sin 90 का मान जो है सीधा 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है। तो कौन सी लाइन अरब सागर के समांतर चलती है, तो वह है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है अरब सागर की जो है समांतर चलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोंकण रेलवे का जो है मुख्यालय पूछता है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है नवी मुंबई में जो है कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है, कथन और निष्कर्ष से सवाल है। कथन है कि कुछ ताले चाबियाँ हैं और कथन 2 है सभी चाबियाँ दरवाजे हैं। तो कुछ ताले चाबियाँ हैं और सभी चाबियाँ दरवाजे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह प्रश्न पूछा कि कोई ताला दरवाज़ा नहीं है, सभी ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, या फिर सभी दरवाजे चाबियाँ हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें दिया है कुछ ताले चाबियाँ हैं, तो यह ताले हो गए या चाबियाँ। ताले को T से दिखा दी, चाबियों को के से। यह कुछ ताले हो गए और कुछ चाबियाँ। यहाँ से
ताला को टी से दिखा जाए, चाबियों को के से दिखा जाए। तो कुछ ताले कुछ चाबियाँ याद हो गया। अब प्रश्न में दूसरा दिया है कि सभी चाबियाँ दरवाजा, यानी कि सभी की वाला जो है दरवाजे के अंदर है, तो सभी चाबियाँ दरवाजा है, यहाँ से दरवाजा हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कोई ताला दरवाजा नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं है तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी में है कि सभी ताले दरवाजे हैं, तो सभी ताले दरवाजे हैं, तो सभी ताले दरवाजे नहीं हैं। यहाँ से देखिए सभी ताले दरवाजे, यहाँ से सभी ताले दरवाजे नहीं हैं, तो यह नहीं होगा, तो यह भी गलत है। अब तीसरा है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, तो यहाँ से कुछ ताले यह वाला जो पार्ट है दरवाजे में है, तो यह ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी है कि सभी दरवाजे चाबियाँ हैं, तो सभी दरवाजे जो है चाबियाँ नहीं है, यह गलत है, तो यह वाला गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। तो यह सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न में जो है पैटर्न पकड़ते हैं कि पैटर्न क्या दिया है। तो इसमें देखिए यह ए गुड़े ए दिया है और यह बी गुड़े बी दिया है, यानी कि यह सीधा सीधा ऊपर जो है ए का क्यूब है और माइनस यह बी का क्यूब है, तो सीधे सीधे यह ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर लिखा गया है। और नीचे क्या है, तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह 56 क्या लिखा गया है, तो यह ए बी की वैल्यू है, यानी कि 0.8 और 0.7 का मान जब लिखेंगे तो यह सीधा सीधा 0.56 आएगा, तो 0.5 आएगा, यानी कि प्लस ए बी लिखा गया है, तो यह लिखा गया। तो जब यह इसको फार्मूला को हम खोलेंगे तो यह नीचे से वैल्यू कट जाएगी, ऊपर सीधा सीधा बचेगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 0.8 में से 0.7 घटाएंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.1। इसका सलूशन भी आपको दिखा देते हैं। देखिए प्रश्न में इसी प्रकार से किया गया है, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू मान जो होता है वह होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर जो है यह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से हो गया है, तो यह टोटल कट जाएगा, बचेगा 0.8 से कट कर यह बचेगा आंसर 0.1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। किलोमीटर में जो कौन सी रेलवे लाइन है जो सबसे अधिक है, तो वह है सीधा सीधा उत्तर प्रदेश की जो रेलवे लाइन है वह किलोमीटर में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, यदि 12 संबंधी 51 फिर समानुपात x संबंधी 17, तो यहाँ से x की वैल्यू पूछा है। तो इसको लिखने का सीधा सीधा फार्मूला होता है कि इसको लिखा जाता है 12/51 बराबर x/17, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया 12/51 बराबर x/17। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वह 12/51 गुणे 17 हो जाएगी, तो इसको जब काटेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी सॉल्व करने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। तो किस समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन के लोगों को जो है सदस्यों को राष्ट्रपति जो है नामांकित कर सकता है, और किस संशोधन के तहत है, तो आर्टिकल 331 के अनुसार है। तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को लोकसभा में जो है मनोनीत कर सकता है। तो प्रश्न में हमेशा पूछता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति जो किस संशोधन के तहत एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो वह कौन सा आर्टिकल होगा, वह होगा आर्टिकल 331। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, प्रश्न नंबर 67 है, बाईचुंग भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। तो बाईचुंग भूटिया जो है किसके समर्थन में, तो वह तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में जो है ओलंपिक मशाल को ले जाने में जो है
स्वीकार करने वाले पहले खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, प्रसिद्ध हर्निबल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा नागालैंड। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह पेपर में बार बार रिपीट करता है कि हर्निबल महोत्सव जो है किस राज्य में जो है मनाया जाता है, यह त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह नागालैंड के जो है आदिवासियों के द्वारा नागालैंड में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो यह 1 से 10 दिसंबर तक जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है, 47 की पावर 25 माइनस 1 इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य है, मतलब किससे कट जा रही है? तो इसका सिंपल फार्मूला है, आपको दिखाते हैं। अगर प्रश्न में a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, अगर a माइनस बी से पूर्णतः विभाज्य होगा, कब यह विभाज्य होगा? जब n की वैल्यू जो है विषम संख्या होगी। अगर n की वैल्यू विषम संख्या है तो इससे जो है पूरी तरीके से कट जाएगी। तो a बराबर 47 हो गया, b बराबर 1। 1 के पावर को जो है हम यहाँ पर 1 के पावर को हम 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू कितना भी पावर कर लो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ से a की बराबर 47 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से a माइनस बी अगर निकालेंगे तो a माइनस बी क्या आएगा? 47 माइनस 1 बराबर 46। 46 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। चूँकि ऑप्शन में 46 नहीं दिया है तो 46 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 23 आ गई, यानी कि ऑप्शन में जो है 23 दिया है तो 23 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सही आंसर 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, 3 संबंधी 5 के जो है प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे जो है इसका अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाए? तो यह बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आइए दिखाते हैं आपको कैसे किया जाता है। तो प्रश्न में पूछा है कि 3 संबंधी 5 में जो है क्या जोड़ा जाए कि वह 5 संबंधी 6 हो जाए। तो मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए तो 3 प्लस x बटे 5 प्लस x बराबर 5/6 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 × 18 प्लस 6x बराबर 25 प्लस 5x बराबर यह x को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 6x में से 5x जाएगा तो x बराबर 25 माइनस 18 बराबर 7। तो x बराबर 7 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है कि अनुपात दिया है 5 संबंधी 3, 7 संबंधी 5, 6 संबंधी 4 को जो आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि 5/3, 7/5, 6/4 को जो है आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लिखना है। तो सीधा इन सभी को भाग देते हैं, पॉइंट में देखते हैं कितना कितना है। तो पहले 5/3 को भाग देंगे तो वैल्यू जो है 1.67 आएगी। जब 7/5 को देंगे तो 1.4 आएगा। 6/4 को देंगे तो 1.5 आएगा। चूँकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा इनमें से 1.4 है, फिर उससे बड़ा 1.5 है, फिर उससे बड़ा 1.67 है। तो चूँकि अवरोही क्रम में पूछा है, सॉरी हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही दिया है, एक बार ऊपर देख लेते हैं अवरोही है कि आरोही है। तो अवरोही पूछा गया है, तो अवरोही क्रम में पूछा है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 1.67 यानी कि 5/3। तो सबसे बड़ा 5/3, फिर बड़ा चिन्ह बड़ा का जो है चिन्ह भी बना है, उसके बाद 6.4 फिर 7.5, यही क्रम होगा, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, 2 साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि इनको 5,600 का लाभ हुआ तो ए का जो है हिस्सा कितना होगा? तो यह भी बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए उसको दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्न में जो है पूछा है ए और बी की पूंजियों का अनुपात जो दिया है वह 6,000 रेशियो 8,000 दिया है। तो यहाँ से 3 जीरो इसको काटेंगे, 3 जीरो इनसे काटेंगे, यानी कि 6:8 दिया है। ए और बी का रेशियो 6:8 यानी कि 3 रेशियो 4 दिया है।
तो इसमें से जो एक का हिस्सा पूछा है, तो एक का हिस्सा क्या होगा, तो टोटल लाभ 5600 हुआ है, गुणे एक का हिस्सा कितना होगा, तो 3 टोटल कितने हैं, तो टोटल 7 हैं, 4 3 7, यानी कि यहाँ से देखिए कुल लाभ यानी कि कितना प्रॉफिट है बटे एक का हिस्सा बटे ए प्लस बी का हिस्सा, तो 5600 गुणे 3/3 + 4 यानी कि 7। तो यहाँ से सीधे सीधे एक का हिस्सा कितना आएगा, तो आएगा 2400 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, 6 लोग हैं, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत, एक वृत्ताकार मेज के जो है चारों ओर अंदर की ओर जो है मुख करके बैठे हैं। या ध्यान दिया करिए, अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं कि बाहर की ओर, तो अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। मोहन जो है प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और जो प्रिया है वह राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अजीत जो है मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और जो गीत जो है मोहन के बगल में नहीं बैठी है। तो गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। तो इसको आइए इसको दिखाते हैं सलूशन की फिगर बनाने पर कैसा आएगा। तो इस प्रकार से बनाया, बैठाएंगे तो पूछा है गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। तो गीत यहाँ पर, तो गीत के दाईं ओर, दाईं इधर चौथे स्थान पर कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर राज बैठा है, यानी कि इसका सही आंसर राज होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं, जिसकी जो है कुल पूंजी 33,000 रुपये है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का जो है लाभ हुआ, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपये प्राप्त हुए हैं और बी को जो है 5500 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो सी की जो है पूंजी में हिस्सा कितना होगा, तो सी का मान कितना होगा। तो इसका सीधा सीधा सवाल है। तो सी का जो लाभ पूछा है, तो सी का लाभ जो है टोटल होगा कि वह कुल लाभ में से अगर ए और बी का लाभ घटा देंगे तो सी का लाभ आ जाएगा। टोटल लाभ 15,000 में से घटाएंगे सीधा, तो 5,000 जो है सी का लाभ बचेगा। और ए और बी सी का रेशियो तब कितना आ जाएगा, तो ए का जो है 4,500, बी का 5,500 और सी का 5,000। तो सीधे सीधे 2 0 2 0 2 0 कट गया। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 11 25 55, 15 50, यानी कि सीधा सीधा 9:11:10 आ जाएगा। अब पूछा है सी की पूंजी कितनी होगी, तो कुल पूंजी में जो है सी का भाग कितना है, फिर ए प्लस बी का भाग कितना है। कुल पूंजी यहाँ से सी का हिस्सा निकालना है, सी का जो पूंजी निकालना है। कुल पूंजी जो है 33,000 में से सी का रेशियो 10 है बटे कुल रेशियो 9 + 11 + 10 है, यानी कि ए का रेशियो 9, बी का रेशियो 11, सी का रेशियो 10, यानी कि 33,000 का 10/3, यानी कि सीधा सीधा सी का कितना पूंजी लगा है, तो 11,000 लगा है, यानी कि 11,000 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ए जो है उस काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी जो है 12 दिन में पूरा करता है, सी जो है 24 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर कितने करेंगे, तो पहले टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम 24 अगर मान लेते हैं तो 24 होगा। तो सी का जो काम करने का क्षमता है वह 1 हो जाएगा, और बी का जो है 12 दूनी 24, यानी कि 2 हो जाएगा कार्य क्षमता, और ए का जो है 6 चौको 24, 4 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, तो कितने दिन में, तो तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 2 + 1, यानी कि सीधा 4 2 6 7 यूनिट हो जाएगा सी का, तीनों को जोड़ कर काम करने की क्षमता। तो कितने दिन में करेंगे, तो 24/7, तो 24/7 आंसर सही होगा। 24/7 किस में है, तो वह है 7 × 21 + 3, 3 × 3 / 7,
3/3 सही, 3 सही 3/7 किस में है? तो है ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24/7 बराबर 3 सही 3/7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 जो है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही पूछा है? तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, गलत। सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि हार्डवेयर से भी बना होता है। ऑप्शन बी है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, नहीं, कोई तो पहले जो भी कंप्यूटर चलाता है उसको करना पड़ता है, इसलिए अभी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी क्या है? कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, तो गलत, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बनता है। ऑप्शन डी यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संचारित कर सकता है, तो यह ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा को जो संग्रहित यानी कि इकट्ठा करता है और उसे पुनः प्राप्त भी कर सकता है और सुरक्षित भी करता है, तो यह आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है यदि समरूप त्रिभुज ABC और PQR ABC और PQR दोनों ही समरूप हैं, तो अगर BC बटे QR की वैल्यू 1/3 है तो इनका क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? तो क्षेत्रफल का रेशियो जो है उनकी भुजाओं का रेशियो का जो है वर्ग होता है, सीधा सीधा फार्मूला होता है। अगर उनका भुजाओं का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है तो सीधे सीधे भुजाओं का रेशियो का वर्ग होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो रेशियो दिया है भुजाओं का रेशियो, पहले ऊपर जो है त्रिभुज ABC का है, फिर नीचे त्रिभुज PQR का है, तो इसके क्षेत्रफल का रेशियो जो अगर निकालेंगे तो इसका वर्ग होगा, तो अगर वर्ग जो आएगा 1/9 यह आंसर किसका आया है? तो यह त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR का आया है। और चूँकि यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर त्रिभुज PQR का पूछा है, उसके बाद बटे त्रिभुज ABC का पूछा है, तो उल्टा पूछा है, तो उल्टा का वैल्यू क्या आ गई? यह आंसर जो है त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज BCA के क्षेत्रफल का रेशियो है, तो जब उल्टा निकालेंगे तो यह 1/9 की जगह 9/1 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है आगरा का जो है लाल किला है किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है कि आगरा का जो लाल किला है वह सीधा सीधा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो है 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सीधा सीधा अगर हम इनका एलसीएम लेकर इसमें भाग देते हैं तो वह कौन संख्या होगी जो इसमें जोड़ने पर कट जाए? तो यह संख्या में कुछ बचेगा, अगर उसको काटेंगे तो वह संख्या जोड़ने पर आ जाएगी, यानी कि इसके एलसीएम का जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा। सीधे सीधे 3 4 6 का एलसीएम निकालते हैं, 3 4 6 8 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 24 आएगा। तो 24 से जब जो है 5474 में भाग देंगे तो सीधा सीधा ऑप्शन बच जाएगा दो ऑप्शन बच जाएगा, दो जो है शेषफल बच जा रहा है, तो वह कौन संख्या जो पूर्णतः कट जाएगी? तो 24 में से अगर 2 निकाल देते हैं तो वह संख्या पूरी कट जाएगी, तो 24 में से 2 निकालने पर वह कौन संख्या बचेगी? तो वह 22 बचेगी, यानी कि इसका सही आंसर 22 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है निम्नलिखित विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ से देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया है 3 में जो है 6 जोड़ने पर 9 आया है, फिर 9 में जो है 12 जोड़ने पर 21 आया है, फिर 21 में जो है 45 जोड़ने पर 21 में जो है 24 जोड़ने पर 45 आया है।
तो यह कैसे पता किया जाता है, इसको पता करने का सिंपल तरीका है, आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं कि पहले आप विपरीत जाया जाता है, जो मतलब जो दूसरा वाला होता है उसमें से पहला घटाया जाता है। तो सीधा सीधा देखिए कितना बड़ा है, 9 में से 6 गया, 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो यह 9 आएगा। फिर 21 कैसे आया है, 9 में से 12 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। फिर 45 कैसे आया है, 21 में 24 जोड़ेंगे 45 आएगा। इस प्रकार से कर लिए। अब यह तो हमें दिया नहीं है अभी, तो उसके बाद देखें कि इसके बाद क्या जोड़ना है। तो उसको करने के लिए फिर नीचे से हम करेंगे। तो फिर नीचे यह 6 12 24 किस रेशियो में है, तो यह 6 × 2 करेंगे तो 12 आया। फिर 12 × 2 करेंगे 24 आया। तो इसलिए जब 24 × 2 करेंगे तो यह 48 आया। पता चल गया। तब फिर 45 में 48 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 93 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको यह डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि किस बार में करा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, यक्स के बराबर जो है दिया है 3 का स्क्वायर × 2, वाई बराबर दिया है 2 के पावर 3 × 3, जेड की वैल्यू दिया है 3 के पावर 2 × 2 के पावर 2। तो प्रश्न में पूछा है कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का जो है लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तीनों का। तो देखते हैं। प्रश्न में एक्स की वैल्यू यह दिया है, वाई की वैल्यू यह दिया है, जेड की वैल्यू यह दिया है। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से एक्स में जो है 3 की पावर 2 हो गया। फिर वाई में एक 3 आ गया, तो सीधे सीधे 3 यहाँ आपको दिखा देते हैं। एक्स वाई निकालना है तो एक्स में 3 की पावर 2 यहाँ से हो गया और वाई में 3 यहाँ से हो गया, तो सीधे सीधे 3 की पावर 3 हो गया। फिर वाई में जो है यहाँ से 1 पावर हो गया, यहाँ से 3 पावर, तो सीधे सीधे 2 की पावर 4 हो गया। इसी प्रकार से वाई जेड में निकालेंगे तो वाई में जो है 2 की पावर 3 यहाँ पर है, फिर जेड में 2 की पावर 2 यहाँ पर, यानी कि 2 की पावर 5 आ गया। इसी प्रकार से जेड निकालना है तो वाई जेड में जो है वाई में जो है 3 यहाँ से आ गया, फिर जेड में जो है 3 यहाँ से, तो 1 और 2, 2 1 3, 3 की पावर 3 यहाँ से आ गया। उसी प्रकार जेड एक्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा। तो चूँकि इन सभी का एलसीएम यानी कि सबसे बड़ी बड़ी संख्या कॉमन, इस तीनों में 3 के पावर देखते हैं तो 3 की पावर 3 यहाँ कॉमन है, 3 की पावर 3 यहाँ, 3 की पावर 4 यहाँ, तो सबसे बड़ी कॉमन क्या है, 3 की पावर 4। फिर 2 का देखते हैं तो 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5। तो 3 की पावर 4 × 2 की पावर 5, इन सभी का जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 2592 रुपये, 2592, यानी कि इनका जो एलसीएम होगा वो सीधा सीधा 2592 आंसर होगा, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको जो है यह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको यह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको यह लिखा जाता है। तो आई टी का जो है आई टी को क्या लिखा जाएगा, आई टी को जो है क्या लिखा जाएगा। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसको पहले छांटते हैं, आइए दिखाते हैं कैसे। पहले हम इन दोनों को पकड़ते हैं तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वह है ईजी, यहाँ पर भी कॉमन है, ईजी यहाँ पर भी कॉमन, तो इसको काट दिए। तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो है कॉमन क्या है, जी जे एल यहाँ पर कॉमन है, जी जे एल यहाँ पर कॉमन है, तो इसको काट दिए। अब पहले और तीसरे में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो पहले और तीसरे में कार कॉमन है और इसमें भी कार कॉमन है। इसी प्रकार से अब पहले और तीसरे में देखते हैं क्या कॉमन है। तो पहले और तीसरे में कॉमन जो है CBM कॉमन है और यहाँ पर CBM कॉमन है, इसको काट दिए। तो अब प्रश्न में पूछा है कि IT की वैल्यू क्या होगी, तो IT की वैल्यू सीधा सीधा एक ही बची है, TUO, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा TUO, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए TUO सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहले से दूसरे संबंधित है, उसी प्रकार यह किससे संबंधित है। तो न्यायालय में जो है न्याय होता है, उसी प्रकार महाविद्यालय में जो है शिक्षा दी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है, तर्क और कथन वाला है। प्रश्न पूछा गया है
कि क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो इसका तर्क देखते हैं। हाँ, यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां होती है। तो यह तर्क भाई सही है। अगला तर्क देखते हैं। नहीं, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उन्हें रंगीन और आकर्षक नहीं हो। तो यह भाई तर्क गलत होगा। तो यानी कि ये तर्क नंबर ए सही है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तर्क जो है केवल तर्क 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के जो नेता एकजुट हुए थे। और उस समय जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है किनके द्वारा की गई थी? तो नरमपंथी और गरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता के समय अध्यक्षता जो है कौन किया था? तो वह किए थे अंबिकाचरण मजमूदार। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अंबिकाचरण मजमूदार। अब प्रश्न में पूछता है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वह कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वह हुआ था सन 1916 में। और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के समय उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वह अंबिकाचरण मजमूदार किए थे। और प्रश्न यह भी पूछता है कि इस अधिवेशन में किसके द्वारा जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो मांग की गई थी? तो वह मुस्लिम लीग के द्वारा जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है मांग की गई थी और उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो इससे जो है 3 प्रश्न बन गए, पूछने की जो है संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न DI का है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको बार बार हमें देखना पड़ेगा ऊपर से नीचे, इसलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो रोक कर देख लीजिए कि डाटा क्या क्या दिया गया है, आप लोग करिएगा। इसमें प्रश्न भी इस प्रकार से पूछा है, आप लोग प्रश्न को भी देख लीजिए क्या पूछा है। क्योंकि इसके प्रश्न जो है इतने बड़े बड़े होते हैं कि बार बार ऊपर से नीचे देखना पड़ता है। प्रश्न जो है सिंपल रहता है, DI का प्रश्न सिंपल रहता है, आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 जो है वह है नीचे कंप्यूटर से संबंधित 4 वस्तुओं के जो है नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक प्रकार से हैं और एक गलत है। तो जो गलत है मतलब अलग तरीके से उसको पहचानिए। तो प्रश्न में है हार्ड डिस्क, मॉनिटर, फ्लैश ड्राइव, CD। तो इसमें जो है हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और CD ये तीनों स्टोरेज डिवाइस हैं, जबकि जो है मॉनिटर है यह स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और CD यह सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, जबकि जो मॉनिटर है यह आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से चूंकि यह संगत पूछा है तो इसलिए मॉनिटर सही होगा, यह सबसे अलग है। यह तर्क पे बेसिस सवाल है। इसमें प्रश्न में देखते हैं तर्क क्या है। तर्क है कि प्रश्न है कि क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो आइए इससे संबंधित तर्क देखते हैं। तर्क क्या है? तो तर्क है कि नहीं, यह प्रोटीन एवं अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। तो यह तो हमें तर्क उचित नहीं लग रहा है, देखते हैं। ऑप्शन दूसरा है कि नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो यह भी कोई खास तर्क तो नहीं लग रहा है, देखते हैं कि प्रश्न में क्या है। तो इसमें दिया है भाई, दिया कि ऑप्शन ए सही है, यानी कि दोनों तर्क सही है। तो इसमें देखिए इस प्रश्न का आंसर हो कि भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने से लोगों की स्वतंत्रता का जो है हनन होगा, सही ऑप्शन है। और यह प्रोटीन व अन्य खनिज स्रोतों का जो सस्ता स्रोत है, इससे बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं। तो यह भी तर्क सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। पहला तर्क और दूसरा तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है इन तीनों में से जो है इनमें से जो है 3 एक प्रकार से हैं और एक गलत है, गलत वाले को पहचानिए। तो यह सीधा सीधा 10 का क्यूब है,
1718 12 क्यूब है, और 49 13 यह भी 49 13 जो है यह 17 का क्यूब है। तो यह 10 क्यूब है, यह 1728 12 क्यूब है, या 49 13 17 क्यूब है, जबकि 3351 किसी का क्यूब नहीं है, तो यह सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यह सबसे अलग है, तो इसलिए यह सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, प्रश्न नंबर 93 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें सीधा सीधा है कि यहाँ आप देखिए, इसका दूसरा लेंगे और इसका भी दूसरा। बी से सी हुआ है, फिर सी से डी हुआ है, फिर डी से ई हुआ है, ई से एफ आएगा, यानी कि लास्ट में एफ आएगा। तो डी में डी है और इसमें नहीं, लास्ट में तीनों इसमें भी एफ है, तो यह ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि स्टार्टिंग में ए से सी हुआ है, यानी कि 2 अधिक है, फिर सी से ई 5 अधिक 2 अधिक है, फिर ई से जी यह भी 2 अधिक है, फिर जी से 2 अधिक, यानी कि आई होगा। तो आई किस में है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए में, आई एफ। इसका सही आंसर होगा आई एफ, यानी कि आप देख सकते हैं ए से 2 अधिक सी है, फिर सी से इसी तरह करके आई एफ सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जोड़ और गुणा का अर्थ घटाना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सवाल है, इसको बस रख देना है। प्रश्न में पूछे प्रश्न यह दिया है, चूँकि प्लस यहाँ से प्लस का अर्थ भाग दिया है तो भाग कर देंगे, माइनस का मतलब प्लस दिया तो प्लस कर देंगे, भाग का अर्थ गुणा दिया तो गुणा कर देंगे, गुणा के स्थान पर माइनस दिया माइनस कर देंगे। अब सीधा सीधा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 15, यहाँ से 5 हो जाएगा, फिर 8 9 72, या 72 हो जाएगा, -7 दिया है तो 72 + 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 77, -7 करेंगे तो 70, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 70। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95, ए जो है बी का 2 गुना है, बी डी का जो है आधा है, डी सी का जो है 3 गुना है, तो ए जो है डी का कितना गुना है। तो यह भी सिंपल है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा है ए जो है बी का 2 गुना है, यानी कि ए बटे बी निकालना है। तो ए जो है वह बी का 2 गुना है, तो ए जो है बी का 2 गुना का है, तो बी अगर 1 मान लेते हैं तो ए सीधे सीधे 2 हो जाएगा, यानी कि ए और बी का रेशियो 2 संबंधे 1 आ जाएगा। तो यह हो गया। उसके बाद पूछा है बी डी का आधा है, बी जो है डी का आधा है, तो अगर हम डी को जो है 2 मान लेते हैं तो 2 का आधा सीधा सीधा 1 हो जाएगा, यानी कि बी और डी का रेशियो 1 संबंधी 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा है डी सी का 3 गुना है, डी जो है सी का 3 गुना है, तो अगर सी को 1 मान लेते हैं तो डी सीधे सीधा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 संबंधी 1 हो जाएगा। अब ए बी सी डी इन सभी का रेशियो निकालना है, तो सीधा सीधा यहाँ पर यह जो सॉल्व किया गया है इसको हम दिखा रहे हैं। पहले यूनिट बराबर किया था, यहाँ 3 1 4 यूनिट 4 यूनिट है, यहाँ पर 2 1 3 यूनिट है, यहाँ पर 2 1 3 यूनिट है। सभी को बराबर करने के लिए इनमें जो है 4 से गुणा करेंगे, इनमें भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो अगर 4 से गुणा करते हैं तो 4 3 12, यानी कि यह रेशियो आ जाएगा 12 संबंधे 4 1 4। बी वाले में क्या आएगा, बी वाले में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 4, 4 संबंधे 8 आ जाएगा। सी वाले में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 के
9 संबंधे 3 एकम 3 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा ए का रेशियो फिर निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से ए बी सी का रेशियो, ए बी सी डी का रेशियो निकालेंगे। तो ए का रेशियो जो ए का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो 12। फिर बी का वैल्यू यहाँ से क्या होगी, बी का वैल्यू, यह अभी बी की वैल्यू है और यह अभी बी की वैल्यू है, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद सी का रेशियो क्या है, तो सी का रेशियो लास्ट में 3 है, तो सी बराबर 3 हो जाएगा, सी बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद डी बराबर पूछा है, तो डी बराबर यहाँ से पहले हम 2 को बराबर कर लेते हैं, तभी होगा। यहाँ से यह 2 को बराबर किया, ए और बी, पहले हम ए और बी को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद इन दोनों को लेंगे डी और सी को, तो यहाँ से ए और सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 6:3:6:2। तो यहाँ से ए और डी का पूछा है, तो ए और डी का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो 1:1 का कितना है, डी ए का जो है 1 गुना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, 21 व्यक्ति हैं जिनमें से 3 क्रमशः फ्रेंच, जर्मन और जापान है। 10 व्यक्ति जो है जर्मन बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं, 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं, तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जापान और जर्मन दोनों बोलते हैं। तो इसको फिगर बनाना पड़ेगा, आइए दिखाते हैं कैसे है। प्रश्न में दिया है कि जापान और जर्मन और फ्रेंच, इस प्रकार से इसको फिगर बनाकर किया जाता है। तो इसमें से प्रश्न पूछा है कि वह कौन से जो कि जापान और जर्मन दोनों बोल सकते हैं। तो जापान यहाँ पर है, जापान यहाँ पर, जर्मन यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों कौन बोल सकते हैं, वह है 2 वाला जो कॉमन है वही बोल सकते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यह सीधा सीधा है, जिस प्रकार से हम ऊपर बताएं इस प्रकार के प्रश्नों को। पहले 0 में क्या जोड़ेंगे, 6 आएगा तो 6 आएगा। फिर 6 में क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ने पर 20 आएगा। फिर 20 में 22 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। फिर अगर ये नहीं पता चले क्या जोड़ेंगे, तो 42 में से उल्टा किया करिए, 42 में से 20 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। पहले यहाँ से 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 जोड़ने पा रहा है। फिर 20 में से 6 करेंगे तो 14 आ गया। फिर 42 में से 20 करेंगे तो 22 आ गया। तो इसी प्रकार फिर जब इनको दोनों करेंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 22 में से 14 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि ये 2 सभी को बराबर करना, तो फिर 8 को जोड़ना है। तब सीधा सीधा 22 में से 8 जोड़ दीजिए, 30 आ जाएगा। फिर 42 में 30 जोड़ दीजिए, 72 आ जाएगा आंसर। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 72। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है, राम के पास 15 टॉफ़ी, 10 बिस्कुट, 5 चॉकलेट हैं। उनसे 1/3 टॉफ़ियाँ सोहन को दे दी, आधे बिस्कुट मोहन को दे दिए। सोहन ने 2 बिस्कुट के बदले मोहन को सभी टॉफ़ियाँ दे दी। मोहन ने शेष बिस्कुट राम को दे दिए और उससे 2 चॉकलेट ले लिए। यदि अंत में राम ने आधे बिस्किट सोहन को दे दिए हो, तो राम के पास कितने बिस्किट बचे होंगे। तो राम के पास कितने बिस्किट बचे होंगे। तो प्रश्न में सीधा सीधा दिखाया गया है। प्रश्न उत्तर आता है सामने, तो आप लोग प्रश्नों को पहले कागज़ पर लिख लिया करिए, उसके बाद सलूशन हम दिखाते हैं उस प्रकार से पहले सॉल्व भी किया करिए, उसके बाद लिख कर सॉल्व किया करिए। तो प्रश्न में दिया गया कि राम के पास जो है 15 टॉफ़ी हैं, 10 बिस्कुट है, 5 चॉकलेट है। तो राम ने सोहन को कितने दिए हैं, तो 15 टॉफ़ी का जो है 1/3 भाग, यानी कि 5 टॉफ़ी दे दिया है। मोहन के पास बिस्कुट कितने हैं, तो वह 5 बिस्कुट हैं। राम के पास कितने बिस्कुट हैं, तो वो भी 5 बिस्कुट हैं, क्योंकि उसने जो है मोहन को 5 बिस्कुट दे दिया है। 10 बिस्कुट थे, 5 बिस्कुट दे दिया, तो मोहन के पास भी 5 बिस्कुट हो गए, राम के पास भी 5 बिस्कुट बच गए। अब प्रश्न में क्या है, प्रश्न में कहा कि सोहन को 2 बिस्कुट देने के बाद मोहन के पास 3 बिस्कुट बचेंगे। जब 2 बिस्कुट हुआ फिर सोहन को दे देता है, मोहन के बाद सोहन को जब दे देता है,
तो उसके बाद मोहन के पास जो है बिस्कुट 3 बच जाएंगे क्योंकि 5 बिस्कुट थे। फिर मोहन के द्वारा शेष बिस्कुट राम को देने के बाद राम के पास कितने बिस्कुट हो गए, तो राम के पास 5 बिस्कुट थे, मोहन ने फिर 3 दिए हैं, 2 यहाँ पर सोहन को देने के बाद मोहन के पास 3 बिस्कुट बच गए थे। तो कितने बिस्कुट इस समय राम के पास हो गए, तो 8 बिस्कुट हो गए। तो बिस्कुट सोहन को देने के बाद राम के पास बचे कुल कितने बिस्कुट होंगे, तो 8 बिस्कुट हो जाएंगे। उसमें से आधा बिस्कुट सोहन को जब आधा का पूछा है तो आधा की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी सही आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल है कि एक जो है 1 का क्यूब है, 8 दिया है, 8 का क्यूब है, 27 जो है 3 क्यूब है, 64 4 क्यूब है। तो इसी प्रकार जो है 1 2 3 4 आ रहा है, तो यानी कि अगला 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब जो होगा वो होगा सीधा 125 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 है छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना है। 5 छात्र जो है दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों को चुनते हैं। जैसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं, यानी कि केवल अंग्रेजी चुन रहे हैं। फिगर इस प्रकार से बनेगा, कितने हिंदी में कितने हैं, तो हिंदी में 15 है, अंग्रेजी में 15 है और हिंदी में 10 है। तो अंग्रेजी में 15 टोटल है और हिंदी में 10 है, और 5 जो है दोनों पढ़ रहे हैं, तो 5 बीच में दोनों आ जाएगा। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि अंग्रेजी कितने पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वह 10 पढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर 10 होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास जो है कल होगी। अगर आप सभी लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर कर दें। और दूसरा जो प्लेलिस्ट है जो आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का है उसको भी आप लोग देखिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसमें केवल और केवल जो एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी में उन्हीं को कराए हैं, और पेपर में रिपीट होने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, तो आप लोग उसको करिए। चलिए आज क्लास यहीं ख़त्म होती है, अगली क्लास कल होगी। जय हिंद जय भारत।